हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सिक्स्थ में मैंने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो आपका फिफ्थ चैप्टर है वो स्टार्ट करवा दिया। एक्चुअली थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। मैंने सोचा कि आपका जो फोर्थ चैप्टर इंटीजर्स वो ख़त्म हो गया है, लेकिन वो शायद रह गया है। उसमें मैंने केवल इंटीजर्स में मैंने केवल कॉमिक पोर्शन पढ़ा पाया था, और उसके बाद मैं भूल गया मेरी वजह से। वो जो है फिर मैं उसको स्किप कर दिया मैंने, क्योंकि मेरे दिमाग से निकल गया कि कौन सा चैप्टर था। तो मैंने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट करवा दिया था और उसका कॉमिक पोर्शन भी आपको पढ़ा दिया था। तो हम क्या करते हैं, और उसके बाद मैं आज इसके बाद एक वीडियो और भेज चुका हूँ मैं कल। तो आप क्या करेंगे कि पहले फिफ्थ चैप्टर आप कर लीजिए, क्योंकि उसमें हो चुका है और आपके फेयर नोटबुक पर भी आपने कुछ कर लिया होगा। तो बेटर कि हम पहले फिफ्थ चैप्टर कर लेते हैं और उसके बाद में इंटीजर्स जो फोर्थ चैप्टर है उसके बाद कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि फिर ना तो इधर के रहेंगे ना उधर के। तो बेटर हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पहले स्टार्ट कर लिया है हमने, और उसमें 2 वीडियोस जा चुकी हैं। तो मुझे अब ये इसमें मैं बता चुका था कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं, कॉमिक पोर्शन भी हो गया था, ठीक है? और मैंने जो आपको एक प्रैक्टिस जोन इसमें दिया था, प्रैक्टिस जोन 2 और उसके बाद प्रैक्टिस जोन 3 मैंने दी है। प्रैक्टिस जोन 3 तक मैं आपको क्लियर करा चुका हूँ। प्रैक्टिस जोन 3 तक मैंने कल आपको प्रैक्टिस जोन 3 दिया था, लेकिन अभी तक किसी का भी रिस्पॉन्स इस पर नहीं आया है। मैंने आपको पूरा वीडियो में एक एक चीज़ अच्छे से समझाई थी। तो आप इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं, अर्थमेटिकली इसको कैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को बनाते हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। तो ये बहुत ही आसान है अगर आपने पूरा डिटेल्स पढ़ी हैं। एडिशन ऑफ वेरिएबल्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेरिएबल्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स और डिवीजन ऑफ वेरिएबल्स, ये सारे आपने ध्यान से देखें। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन आप में से किसी का भी कोई रिस्पांस नहीं आया है, मुझे रिस्पांस चाहिए, क्योंकि हमें होम असाइनमेंट मैंने बताया था आपको कि कंपलसरी है करना। और होम असाइनमेंट अगर नहीं आ रहे हैं तो ये बहुत अलार्मिंग है। और आज मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ कि आपके सबके होम असाइनमेंट आ जाएं। अदरवाइज़ कल से आपके पास कॉलिंग में करना शुरू करूँगा कि क्या बात है, क्यों आप लोग ना तो प्रॉब्लम बता रहे हैं ना होम असाइनमेंट्स भेज रहे हैं, ठीक है? अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, एल्जेब्रा एज जनरलाइजेशन। एल्जेब्रा एज जनरलाइजेशन का मीनिंग ये हुआ कि एल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशंस थे एल्जेब्रा के अंदर, हम कांस्टेंट और वेरिएबल्स दोनों ही यूज़ करते हैं। अरिथमेटिक में हम केवल नंबर्स यूज़ करते हैं, और एल्जेब्रा से हम जो रूल्स हैं उनमें हम अर्थमेटिक प्रेजेंटेशन करेंगे तो उतने अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे जितना कि हम वेरिएबल्स से उसे प्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी रूल को, ठीक है? मैं इसके एग्जांपल्स बताऊंगा अभी तो आपको समझ आएगा, ठीक है? एनी मैथमेटिकल फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूले होते हैं, कैन बी जनरलाइज्ड थ्रू वेरिएबल्स, लेट अस सी हाउ। तो जितने भी मैथमेटिकल फॉर्मूलाज होते हैं उनको हम वेरिएबल्स से जनरलाइज करते हैं। यानी एक अगर फिक्स्ड फॉर्मूला बनाना है तो उसकी जो ऐसी वैल्यूज़ रखो कि वेरिएबल्स उनकी जगह रख के उसको आराम से जनरलाइज किया जा सकता है, उस फॉर्मूले को याद किया जा सकता है और उसको एक अच्छी फॉर्म दी जा सकती है, फिक्स फॉर्म, कि हाँ ये वाला फॉर्मूला इस तरह से होगा, ठीक है? जैसे ज्योमेट्री में, एज यू नो दैट अ स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। एक स्क्वायर की एक साइड अगर 2 सेंटीमीटर है तो चारों साइड्स, 4 साइड्स सारी इक्वल होंगी। नाउ टेल मी व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, है ना? 4 इंटू साइड, सारी साइड्स का सम होता है। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड। यस, नेक्स्ट इज गुड, लुक एट द स्क्वायर गिवन बिलो, लेट द लेंथ ऑफ ईच साइड्स बी एक्स। अगर हम इसमें कोई, अब जैसे हम कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर है तो सारी 1 सेंटीमीटर होगी, हम इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस मैं क्या करूंगा, आई विल यूज x एज अ लेंथ ऑफ साइड, ठीक है? मैं x को
एक कोई भी साइड की लेंथ मान लेता हूँ, जैसे हम 1 या 2 या 3 कहते थे, हमने कहा कि एक साइड x है, तो चारों साइड्स x हो जाएंगी, चारों साइड्स x हो जाएंगी, और हम उसे जनरलाइज कर लेंगे 4 इंटू साइड को। जब हर साइड की मेजरमेंट x है तो ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू साइड, और साइड को माना x तो हो जाएगा 4 इंटू एक्स। तो x इज अ वेरिएबल विच रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर। तो इस तरह से x एक ऐसा वेरिएबल है जो उसकी साइड की लेंथ को डेपिक्ट कर रहा है, साइड की लेंथ को बता रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप अगर देखें एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल में एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है। तो मैंने एक को L मान लिया है क्योंकि हमें इसमें एलजेब्रा से इसे जनरलाइज करना है, तो हम इसमें 1 2 3 4 ना देके इंस्टेड ऑफ टेकिंग डिजिट्स वी विल टेक लेटर्स एज अ वेरिएबल, है ना। तो इसको L सेंटीमीटर बोला, इसको B, इसको L मान लिया, इसको B मान लिया। और अगर आप रेक्टेंगल का पेरीमीटर देखें तो वो क्या होता है, रेक्टेंगल का होता है लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। अब लेंथ को मैंने माना है L, ब्रेथ को माना है B, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 2L प्लस B। हमारा फॉर्मूला ये होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लेंथ को L और ब्रेथ को B, तो ये 2L प्लस B जो पेरीमीटर है उसको हम इस तरह से फॉर्मूले को जनरलाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एलजेब्रा, विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स। सिमिलरली अरिथमेटिक में भी हम ऐसा कर सकते हैं। अरिथमेटिक में नंबर्स यूज करते हैं, लेकिन अगर आप इसका एक फॉर्मूला बनाना चाहें, एक जनरलाइज फॉर्मूले की बनाना चाहें, तो यू विल यूज वेरिएबल्स। तो क्या लिखा है, बाय यूजिंग वेरिएबल्स वी कैन ऑल्सो एक्सप्रेस द जनरलिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। अब देखो होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज क्या है, हमें याद करो जरा प्रॉपर्टीज को। प्रॉपर्टीज थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि हम दो नंबर्स को प्लस कर रहे हैं और उनका ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, लेकिन दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। तो होल नंबर्स सेम रहते हैं, a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, दोनों केसेस में आंसर एक ही आता है। तो ये इसको फॉलो करता है। और वैसे हम क्या करते थे, 2 + 3 = 3 + 2 करते थे, हमने इसे जनरलाइज फॉर्म में कर लिया, a + b = b + a। ऐसे ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, उसमें भी वही करेंगे, a × b या b × a, दे हैव सेम वैल्यू। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव में क्या करते हैं, हम 3 नंबर्स लेते हैं a, b और c, इसमें किन्हीं 2 नंबर्स को, कोई से 2 नंबर्स को आप प्लस करिए और उसके साथ जब इनका जो आंसर होगा ना उसमें 3rd नंबर को प्लस करेंगे, क्योंकि बॉड मास के हिसाब से ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट पहले सॉल्व करने के बाद जो ब्रैकेट का वैल्यू है उसके साथ a को ऐड करेंगे। इसी तरह से जो इसका दूसरा फॉर्म है, यानी पहले हम ग्रुप में ले लेंगे a और b और फिर जो इनका आंसर आएगा उसमें c को ऐड करेंगे। इन दोनों ही प्रोसेसेस में, इन दोनों ही केसेस में आंसर सेम आएगा। इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, या कह सकते हैं होल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। तो जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है उसमें होल नंबर्स एसोसिएटिव होते हैं। ऐसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होती है, होल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होता है कि कोई से 3 नंबर्स दिए हैं, 3 नंबर्स आपके पास हैं, उनमें से किसी 2 को मल्टीप्लाई करो, उसके बाद जो आंसर आता है उसके साथ तीसरे को मल्टीप्लाई करो, या पहले 2 को मल्टीप्लाई करो उसके बाद 3rd वाला उसके साथ मल्टीप्लाई करो। इन दोनों ही केसेस में यू विल गेट सेम वैल्यूज, है ना। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होती थी, और उसमें हम कहते थे कि होल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो होल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन एंड होल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद आता था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता था कि a, एक पहला टर्म में उसको a माना, दूसरा b c, हम इसको इस तरह शो करते थे पहले कि 2 नंबर्स को प्लस करेंगे, उसमें तीसरा नंबर हम उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट क्या करेंगे, 2 को 3 के साथ भी, 2 को 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। और वही काम हमें यहाँ करना है कि हमने a b c में ले लिया, इनको a को b के साथ मल्टीप्लाई करके शो करना है और a को c के साथ। तो ये एक जनरलाइज फॉर्म होती है जो अच्छे से याद रहती है, और इसमें a b c वेरिएबल हैं, इनकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो आप ये आई थिंक समझ गए होंगे सारा। आप इस वीडियो को बार बार देखना,
और उसके बाद जो प्रैक्टिस जोन है उसके अंदर देखें, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज डिनोटेड बाई ए। ये रेगुलर पेंटागन है। रेगुलर पेंटागन का मतलब, रेगुलर का मतलब होता है कि सारी साइड्स इक्वल हैं, इट हैज ऑल साइड्स इक्वल। ठीक है, इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ द पेंटागन यूजिंग ए। अब इसको अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई? पेरीमीटर का मतलब है सम ऑफ ऑल साइड्स। सारी साइड्स कितनी हैं इसमें? 5, यानी इसका जो पेरीमीटर है वो हो जाएगा 5 इंटू साइड, 5 इंटू साइड, और साइड कितना माना है? ए, तो ये हो जाएगा 5a, है ना। इसको आप करेंगे अपने आप, मैंने आपको पूरा समझा दिया है। एक्सप्रेस द डायमीटर डी ऑफ द सर्कल इन टर्म्स ऑफ रेडियस आर। ठीक है, डायमीटर को रेडियस के टर्म्स में बताना है। रेडियस दी हुई है r, डायमीटर क्या होता है? डायमीटर डबल होता है डबल ऑफ रेडियस, यानी ये जो नंबर दिया हुआ है इसमें रेडियस दी हुई है और इस तरफ से अगर आप इसे सरकमफ्रेंस तक मिलाएंगे तो ये पूरा डायमीटर हो जाएगा। डायमीटर रेडियस का डबल होता है, आपको पता है, तो आप लिखेंगे d से उसे डिनोट करेंगे। डायमीटर को d से डिनोट करेंगे, डायमीटर को आप d से डिनोट करेंगे। d इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस को किससे करेंगे? r से। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा d इज इक्वल टू 2r, है ना। इस तरह से आप इसे बना लेंगे, आसान है। ठीक है, उसके बाद आते हैं थर्ड पे। एन आइसोसेल्स ट्राइंगल PQR इज गिवन बिलो। एक आइसोसेल्स ट्राइंगल दिया है। आइसोसेल्स में जो साइड्स हैं, ये दो साइड्स, इन साइड, ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, आपको पता है। द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स साइड इज रिप्रेजेंटेड बाय x, द अदर टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। The length of equal side is 2 times the length of side denoted represented by x. Express the perimeter of triangle in terms of x. आइसोसेल्स, फिर से ध्यान से पढ़ते हैं इसको। एक आइसोसेल्स ट्राइंगल PQR है जो ये दिया हुआ है। The length of one of its side is represented by x. The other two sides are of equal length. Yes. The length of equal sides is 2 times the length of the side represented by x. Express the perimeter of the triangle in terms of x. तो मैं आपको समझाता हूँ पहले। इसमें क्या है कि एक ट्राइंगल है, आइसोसेल्स। आइसोसेल्स होता है तो उसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। इन्होंने जो स्मॉल साइड, मैंने थोड़ा सा वैसा बना दिया है, मैं आपको दूसरा बना के बताता हूँ। देखिए इस तरह से होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और ये साइड छोटी है, ये x है। इन्होंने दे रखा है कि जो बड़ी वाली साइड है दोनों इक्वल होंगी, तो और ये इसकी डबल है, तो ये 2x हो जाएगी और ये वाली भी 2x हो जाएगी। अब इसका पेरीमीटर मुझे बताना है, तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ आइसोसेल ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। ट्राइंगल का पेरीमीटर हो जाएगा सम ऑफ इट्स साइड्स, सम ऑफ इट्स साइड्स। साइड्स का सम हो जाएगा। अब देखें, एक साइड तो x है, दूसरी साइड 2x है और तीसरी साइड भी 2x है। टोटल हो गया 5x, टोटल हो जाएगा 5x। ठीक है, तो आप इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसी तरीके से कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, आप लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल इज इक्वल टू 5x। इस तरह से आप पूरा बना लेंगे। यहाँ लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल इज इक्वल टू 5x। तो इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं। इस तरह से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स। नेक्स्ट आता है द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज गिवन एज ट्वाइस द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो डबल है, ट्वाइस ऑफ द सम ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज थ्राइस इट्स लेंथ।
जो ब्रेथ है रेक्टेंगल की वो लेंथ की 3 टाइम्स है, ठीक है, लेंथ है बाई, और एक्सप्रेस द पेरीमीटर इन टर्म्स ऑफ बाई, ठीक है। अब आप देखते हैं, जरा मैं आपको समझाता हूं इसको। एक मेरे पास रेक्टेंगल है, फोर्थ वाला, मैं आपको किसका क्लू दे देता हूं, क्वेश्चन आप करेंगे अपने आप। रेक्टेंगल, मैंने ये रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। इस रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है उसको मैं पी से डिनोट कर देता हूं। पी है वो कितना है, 2l प्लस बी, यही होता है 2l प्लस बी। अगर ये l है तो ये b होगी, ठीक है, इस तरह से है। अब ये कह रहे हैं द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, यानी b जो है इज थ्राइस द लेंथ ऑफ y, इट्स लेंथ। ब्रेथ जो है, ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज थ्राइस इट्स लेंथ, यानी ब्रेथ ज़्यादा है और लेंथ कम है। हमने तो इसे ज़्यादा दिखाया हुआ है, लेकिन ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज थ्राइस, 3 टाइम्स है इट्स लेंथ, यानी लेंथ है बाई, तो ब्रेथ है कितनी, 3 बाई। लेंथ है बाई तो ब्रेथ है 3 बाई। हम इसमें पुट कर देंगे P इज इक्वल टू 2l कितना है बाई, और ब्रेथ कितना है 3 बाई। आप इसे प्लस कर दीजिए, P इज इक्वल टू 2 और ब्रैकेट में हो जाएगा 4 बाई, या P इज इक्वल टू हो जाएगा 8 बाई, और ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने बताया है। तो आप इसमें जो लैंग्वेज लिखनी है वो आप अपने आप करेंगे, मैंने जो बेसिक चीज़ थी वो आपको बता दी है, और आपको ये प्रैक्टिस जोन यहीं पर क्लियर करना है। तो इसके बाद नेक्स्ट मैं बाद में कराऊंगा। आपके पास वर्क ये है कि आपको प्रैक्टिस जोन 4 करनी है, प्रैक्टिस जोन 3 भी मैंने किसी बच्चे की अभी नहीं आई है मेरे पास, तो ये दोनों ही आपको करके भेजने हैं। और ये मैं वेट कर रहा हूँ, शाम तक ये काम आपको करना है। उसके बाद आपके घर कॉल करूँगा, मैं बात करूँगा क्या प्रॉब्लम है, या तो आप अपने आप बताइए या फिर मैं पूछता हूँ, ठीक है। कल मिलते हैं फिर।